हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का मैं कपिल शांडिल्य बहुत बहुत स्वागत करता हूं ईवीएस की नेक्स्ट क्लास में। टुडे वी आर डिस्कसिंग 10 क्वेश्चन ऑफ ईवीएस और ईवीएस के 10 क्वेश्चंस के जो सारे ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, जैसा कि हम जिस तरीके से करते ही हैं। तो एक अच्छा रिवीजन आप सबके लिए बनेगा, ठीक है। तो आप जो हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यूस नहीं रही किसी कारणों से, आगे से कंटिन्यूस रहेगी जैसा कि शेड्यूल सर ने दिया है, अंकित सर ने। तो आप सभी जो है ज़रूर इनको अटेंड करते रहिए, एक अच्छा रिवीजन आप सबको मिलता रहेगा और आपको जो एक हेड एक मिलेगा, आपको एज मिल जाएगा। आप अर्ली प्रिपरेशन जो है आपने स्टार्ट कर दी है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट न्यू वैकेंसीज आर अराउंड द कॉर्नर, तो आप सभी जो है उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज हु फाउंडेड प्रार्थना समाज? किसने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की? सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रार्थना समाज है क्या। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और उन चीज़ों में हमने एक चीज़ जो मुख्य रूप से डिस्कस की थी, वो डिस्कस की थी क्या? ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज जो हमने डिस्कस किया था, ब्रह्म समाज का नेक्स्ट जनरेशन जो थी, हमने देखा था कि राजा राममोहन राय फर्स्ट जनरेशन थी। उसके बाद टेक ओवर किया किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर ने जब इसको टेक ओवर किया तो उसके बाद इनके जो लड़के हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, उस समय बाद इन्होंने इसको जो है टेक ओवर कर लिया। लेकिन इनके साथ एक व्यक्ति और जुड़ गए जिनका नाम है केशव चंद्र सेन। और हमने देखा था कि केशव चंद्र सेन इज द पर्सन जिसने कंट्रीब्यूट किया ब्रह्म समाज को आउट ऑफ बंगाल जो है पूरे ऑल इंडिया मूवमेंट बनाने में इन्होंने जो है। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल व्यक्ति भी हैं। ब्रह्म केशव चंद्र सेन जो है इनसे प्रभावित होकर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रार्थना समाज यानी कि प्रेयर सोसाइटी बनाई। अब ये प्रेयर सोसाइटी नाम क्या है, एक बार इसको समझें तो हमको ये ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। प्रार्थना समाज एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश की गई जिसके अंदर जो है सबको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। देखिए, कास्टिज्म के खिलाफ इसको मुख्य रूप से जो है शुरू किया गया था। और कास्टिज्म की जो बीमारी हमारे देश के अंदर फैली हुई थी बहुत ज़्यादा, उसको ख़त्म करने के लिए और ऊंच नीच का भेदभाव, इसको जो है ये जो है बिल्कुल नहीं मानते थे प्रार्थना समाज के मेंबर जो हैं। और प्रार्थना के द्वारा यानी कि प्रेयर्स के द्वारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ एवरी पर्सन जो है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए कोशिश की जा रही थी कि प्रार्थना द्वारा सभी को हम जो है आध्यात्मिक रूप से अपलिफ्ट कर सकते हैं। सभी को जो है उनका पोटेंशियल जो है वो हासिल हो सकता है, सभी को, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए और हम देखते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा आत्मा राम पांडुरंग। ही इज द पर्सन हु एस्टेब्लिश्ड प्रार्थना समाज, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। बाकी ऑप्शंस जरूर एक्सप्लोर करें हम। दयानंद सरस्वती, इनसे रिलेटेड एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि एक कोटेशन है भारत भारतीयों के लिए। किसने कहा था भारत भारतीयों के लिए? यही व्यक्ति हैं इंडिया फॉर इंडियंस। ये स्लोगन किसने दिया? दिस स्लोगन वाज गिवन बाय दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इज द complete name and the childhood name was मूल शंकर तिवारी। तो मूल शंकर तिवारी वाज द चाइल्डहुड नेम, ओरिजिनल नेम जो है इनका ये था, लेकिन इनको स्वामी दयानंद सरस्वती की जो टाइटल दिया गया, इनके एक गुरु थे। हालांकि मेन गुरु इनके स्वामी विरजानंद थे जो एक अंधे व्यक्ति थे और वो मथुरा में इनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन इनके एक और गुरु थे जो इनको उपाधि देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की, जिनका नाम है पूर्णानंद। तो पूर्णानंद टाइटल इज द पर्सन हु गिव द टाइटल ऑफ दयानंद सरस्वती टू मूलराज एंड द एक्चुअल गुरु इज विरजानंद, मथुरा में जो जहाँ से वो वेद वेदांत की शिक्षा उनसे प्राप्त करते हैं। स्वामी विरजानंद वाज ए ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, फिर भी उनको वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त था और उन्होंने जो है दयानंद सरस्वती को जो है उसकी शिक्षा दी। और उन्हीं से प्रेरित होकर दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु को एक गुरु दक्षिणा के रूप में वचन दिया कि वेदों को जो उनका प्राचीन महत्व था और प्राचीन स्थान था वहां तक पहुंचाएंगे। दैट्स वाई इनका जो समाज है आर्य समाज, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती इन 1875। दैट आर्य समाज 1875 इन मुंबई, इसी आर्य समाज का एक टाइटल है वेदों की ओर लौटो, जो कि स्वामी
दयानंद ने कहा कि कोई भी कन्फ्यूजन है तो वेदों की ओर लौटो, सी द आंसर इन वेदास। ठीक है, तो इसके अलावा एक और ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। ठीक है, किनका? स्वामी विवेकानंद का नाम जो है परमहंस, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और ये काली के उपासक थे, काली जो देवी हैं उनके उपासक थे। और इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्टार्टिंग की गई थी 1897 में बाय स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद मानवतावादी ह्यूमनिस्ट थे, ह्यूमनिज्म पर विश्वास करते थे। ठीक है, किसी और तरीके से नहीं, मानवतावादी तरीके से, मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, इस चीज़ को वो महत्व देते थे। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। तो नरेंद्र दत्त इनका नाम था बचपन का, लेकिन इनको स्वामी विवेकानंद बाद में इस नाम से वो प्रख्यात हुए। खासतौर से 1893 का जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, ही पार्टिसिपेटेड इन इट इन शिकागो। ठीक है, शिकागो में इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, वेरी गुड स्पीच। तो उसको आप जो है विकिपीडिया पे जाके देखिए तो बहुत अच्छी स्पीच है, प्राउड फील करेंगे उसको पढ़ के। और राजा राममोहन राय के बारे में हम बहुत ज़्यादा बता चुके हैं, तो रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी से मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिटिश मेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एजुकेशन इन विच ईयर। तो किस वर्ष में अंग्रेज़ों ने इंग्लिश को जो है बनाया अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम? देखिए, इसका सही आंसर देखिए कौन सा है, 1835, 1813, 1853 एंड 1858। क्या लगता है आपका आंसर? तो ये एजुकेशन की, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, ये भी क्योंकि एजुकेशन में सुधार का, क्योंकि हम सोशो रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ने वाले हैं और आप टीचर बनने वाले हैं, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड एनी हाउ। किसी भी टाइम जो है इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है आपके एग्जाम में आए, क्योंकि ये एजुकेशन से रिफॉर्म से रिलेटेड एक टॉपिक हो जाएगा। तो 1813 was the year in which first time जो है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन was proposed। तो एजुकेशन पे ब्रिटिश की सरकार के द्वारा सबसे पहले जो है एक्सपेंडिचर जो है प्रपोज किया गया 1,00,000 रुपया। ठीक है, उसको जो है 1830 से कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिटिश मेड इंग्लिश एज मीडियम ऑफ एजुकेशन इन विच ईयर। तो दिस द राइट आंसर इज 1835, क्योंकि दिस इज द सेम ईयर जो मैकाले की शिक्षा नीति जो हम पढ़ते हैं, जिसकी आलोचना करते हैं कि अभी भी मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा नीति है, उसके हिसाब से हमारा पाठ्यक्रम बना हुआ है 10+2+3, और हम एक क्लर्क बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। हम किसी को भी जो है एक परफेक्ट एक फील्ड में जो है एक्सपर्ट नहीं बना रहे, क्लर्क बनाते जा रहे हैं सबको। और ये क्लर्क बनाने की शिक्षा शुरू की गई थी मैकाले के द्वारा। और ही प्रपोज दैट द एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड करने का इनका पर्पज़ ये था कि दे वांट टू क्रिएट क्लर्क, सस्ते क्लर्क क्रिएट करना चाहते थे, जो कि ब्लड एंड कलर इसमें तो इंडियंस लगे, लेकिन इंटेलेक्ट में, सोच में, बुद्धिमत्ता में, ठीक है, इसके अलावा वर्किंग में वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों जैसे हों और अंग्रेज़ों के राज में जो है हेल्प करें। क्योंकि बाहर से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत महंगा पड़ रहा था, बाहर से एम्प्लॉयज़ को लेके आना बहुत महंगा पड़ता था। तो द राइट आंसर इज 1835। 1813 इज द ईयर इन विच द फर्स्ट प्रोपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें फर्स्ट टाइम जो है एजुकेशन पे खर्च करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, 1853 यहाँ पे कुछ है, यस, 1853 इज द ईयर इन विच द पार्टिसिपेशन बाय एग्जाम इन सिविल सर्विस वाज स्टार्टेड। तो पार्टिसिपेशन इन एग्जाम्स ऑफ बाय एग्जाम्स जो है वो पार्टिसिपेशन कितने इंडियन सिविल सर्विस के अंदर जो है स्टार्ट किया गया था। और उस समय पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे कौन? लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने ये स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शायद कभी क्वेश्चन एक पुट किया हो, हु वाज द फर्स्ट इंडियन जो ICS का एग्जाम क्लियर करता है। पहले जो है डेप्यूट किया जाता था, अब उसके बाद डेप्यूट की जगह जो है एग्जाम के द्वारा जो है अब इंडियन भी जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने जो है ये एग्ज़ाम पास किया। 1858 हमने पता है कि रानी की घोषणा हुई थी और यहाँ पर ताज का शासन आ गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। इससे ज़्यादा हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, रिपीटिशन हो जाता है। और आप सभी ने मुझे कहा है कि प्लीज़ डोंट रिपीट एनी क्वेश्चन टू मच। हु इज आल्सो नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? वेरी फ्रेश क्वेश्चन, आई थिंक वी हैव नॉट डिस्कस्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन।
कौन सा भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? अब देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर ही कौन है। कोई बच्चा जानता है तो ज़रूर बताइए हमें, ठीक है। मार्टिन लूथर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि मिडेवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें तो यूरोपियन हिस्ट्री में यानी कि मध्यकालीन यूरोपियन इतिहास के अंदर बात करें तो यहाँ पर ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियन जो धर्म था उसमें इतना आडंबर था, ठीक है। तो ये क्रिश्चियन धर्म जो है वहाँ पे पादरियों ने इतना आडंबर मचाया हुआ था कि लोगों की लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर करते थे बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो बाइबल है उसका एक्चुअल जो सेइंग्स है, एक्चुअल एजुकेशंस है, एक्चुअल टीचिंग्स है, उनको मॉडिफाइड करके वो बताया करते थे। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने शुरू की हुई थी कि अगर आपने कोई पाप किया है तो आप पेमेंट कीजिए, आपको जो है पाप क्षमा पत्र दे दिए जाएंगे। मतलब कोई भी पाप करो, कुछ भी करो, आप हमारे पास पैसे जमा करो, आपको पाप मुक्ति पत्र दे देंगे। तो इस तरह के आडंबर और पैसे ऐंठने की चीज़ें चल रही थी। तो देयर वाज ए मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय होम, बाय मार्टिन लूथर। और इन्होंने कहा कि एक्चुअल जो पुरानी बाइबल टेक्स्ट है उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया और कहा कि देखिए यहाँ पर एक्चुअल सेइंग्स है और ये सभी मॉडिफाइड वे में दी जा रही है। इस तरह से उन्होंने जो एंशिएंट क्रिश्चियन रिलीजन है दोबारा से उसको रिवाइव किया, ठीक है। तो ये प्रोटेस्टेंट एक ब्रांच है, कैथोलिक होता है एक तो, ठीक है। अगर आप क्रिश्चियंस के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो एक कैथोलिक्स होते हैं, ठीक है। ये कैथोलिक्स जो थे वो जो पहले वाले थे जिनको रिफॉर्म के लिए प्रेशराइज किया गया वो कैथोलिक्स थे। उसके अलावा जो मार्टिन लूथर के रास्ते पे चलते प्रोटेस्टेंट, ठीक है। और मार्टिन लूथर को जो है वो वहाँ के पोप ने बुलाया और कैथोलिक्स के इसमें भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किया, अंदर से रिफॉर्म हो गया। इसकी वजह से ये प्रोटेस्टेंट जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन को रिफॉर्म करने का एक मूवमेंट था। और तीसरा है एंजेलिकल ब्रांच है जो कि क्रिश्चियन की है। तो भारत में भी एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने हिंदू धर्म को जो है रिवाइव, खासतौर से वैदिक धर्म को रिवाइव करने की कोशिश की। एंड द राइट आंसर इज स्वामी दयानंद। ही इज कंसिडर्ड एज द मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, राजा राममोहन का जो मूवमेंट है जिसको कहते हैं आर्य समाज, दैट मूवमेंट वाज रिफॉर्मिस्ट। रिफॉर्मिस्ट होता है ऐसा मूवमेंट जिसके अंदर हमारे जो बिलीव्स है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, उन सबको और हमारे धर्म है उन सबको जो है रिफॉर्म किया जाता है, समय के अनुसार उनको एडजस्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है और गलत चीज़ों को हटा दिया जाता है, ठीक है। मॉडर्न आउटलुक देने की कोशिश होती है। लेकिन रिवाइवल मूवमेंट वो होता है जिसमें एंशिएंट को एज इट इज़ जो है प्योर फॉर्म में लाने की कोशिश की जाती है। तो जो ये वेदों की तरफ लौटो और आर्य समाज, ठीक है, ये सारे मूवमेंट जो था ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, ठीक है, पुनरुत्थान मूवमेंट। और ये कौन सा है? सुधारवादी मूवमेंट। तो राइट आंसर हमारा होगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, जिनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजा राममोहन राय बहुत बार हो चुका है, दादा भाई नारोजी बहुत बार हो चुके हैं। तो इसको जो है नेक्स्ट किसी रिवीजन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम जरूर इसको कवर करेंगे। हु इज द राइटर ऑफ पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया? आई थिंक दैट क्वेश्चन इज आल्सो कवर्ड। नो, दिस क्वेश्चन इज नॉट कवर्ड आई थिंक। Who is the writer of Poverty and British Rule in India? This is the very famous book, Poverty and British Rule in India. इसका लेखक कौन है? स्वामी दयानंद, राजा राममोहन राय, दादा भाई नौरोजी एंड स्वामी विवेकानंद। तो ये जो बुक है, दिस इज वेरी फेमस बुक बाय दादा भाई नौरोजी। और इसी बुक के अंदर जो है पॉवर्टी कैसे आई और ये अन ब्रिटिश रूल अगर आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो यहीं पर उन्होंने पर कैपिटा इनकम यानी कि इस पुस्तक के अंदर फर्स्ट टाइम जो है पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय जो है इन्होंने भारत की निकाली। और इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने दी थी। इसके अलावा हम कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं। स्वामी विवेकानंद से भी डिस्कस हम कर लिया, दयानंद को डिस्कस कर लिया है, इन चीज़ों को सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैलकुलेटेड नेशनल इनकम फर्स्ट टाइम एंड प्रपोज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी? पहली बार भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने की और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रस्तावित की, यानी कि धन का बहिर्गमन का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो हम एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, हमने टाइटल लिखा है ताकि एक क्वेश्चन और रिवाइज हो। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, जल्दी से बता दीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा है, इनकी बहुत रिस्पेक्ट होती थी, ठीक है, कांग्रेस के अंदर और नेशनल मूवमेंट के अंदर, क्योंकि इन्होंने ही जो है फर्स्ट टाइम जो है राष्ट्रीय आय की गणना की और बताया कि हमारी राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा जो है ब्रिटिश जो है यहाँ से लेके चले जाते हैं, इसलिए हम गरीब होते जा रहे हैं। और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी यही थ्योरी है जिसमें हमारा धन का बहिर्गमन हो रहा है और हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं।
द राइट आंसर इज ग्रैंड ओल्ड मैन। बाकी ऑप्शंस को अगर देखूं, आर.सी. दत्त इज वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, और इनकी एक पुस्तक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक इसको कहा जाता है। ठीक है, इस आर.सी. दत्त जो है इन्होंने पुस्तक लिखी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और ये पुस्तक जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान जो हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री है उसको बताने की और उसको कंपैरिजन एनालिसिस करने की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है और हिस्ट्री में पूछा जाता है। इसके बाद 2 ऑप्शन बच गए, तब ऑप्शन इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, एंड डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, इनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब कांग्रेस का कोई क्वेश्चन लेके आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी आप सभी पते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, जो मूवमेंट हुआ था, ये डिस्कस हो चुका है आई थिंक, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज आल्सो रिफॉर्मिस्ट इन बंगाल। ठीक है, इनकी कुछ संस्थाएं हैं, संस्थाओं को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई संस्थाएं हैं, एक संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, किसने शुरू किया ये मूवमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक ऐसा रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, रिफॉर्मिस्ट है क्योंकि ये रिफॉर्म करने की कोशिश करता है, और ये इसने कास्टिज्म के ऊपर बड़ा प्रहार किया। महाराष्ट्र वाज द लोकेशन, महाराष्ट्र में इसको स्टार्ट किया गया था, और एक महान व्यक्ति जिन्होंने जन्म लिया महाराष्ट्र के अंदर की उसकी धरती पर, इज द महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले कहते हैं, लेकिन इनको ये महात्मा फूले भी कहा जाता है। तो महात्मा फूले यानी कि ज्योतिबा फूले, ठीक है, इनके द्वारा एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, सत्य शोधक समाज, सत्य का शोध करने वाला समाज। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि जो पुरोहित वर्ग है उनका जो वर्चस्व है, वो इतना अपने आप को उच्च जाति का मानते हैं कि दूसरों को, एक मानव को वो नीचा समझने लग जाते हैं, उनको ट्रीट करते हैं एक जानवर की तरह। दैट इज़ नॉट गुड, और ऐसा कुछ भी कहीं वेदों में या किसी चीज़ों में नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि राजा राम मोहन राय ने जब कास्टिज्म का विरोध किया था, ठीक है, इसके अलावा सती प्रथा का विरोध किया था, तो उन्होंने वेदों से टेक्स्ट उठाए थे बहुत सारे, और उनसे प्रूव किया था, देखिए वेदों में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, बाल विवाह भी नहीं है, सती प्रथा भी नहीं है, विधवा पुनर्विवाह अलाउड है। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल ऐसा सेट कर दिया था कि इन्होंने भी, सभी ने जितने रिफॉर्मिस्ट है, उन्होंने इन सारी बुराई का विरोध पुराने टेक्स्ट वेदों में स्थित है, उपनिषदों में स्थित टेक्स्ट को जो उठा के सिद्ध करने का एक ट्रेंड बना लिया था। तो महात्मा फुले इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महात्मा गांधी से रिलेटेड हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना बताएंगे कि इनकी एक जीवनी है जिसका नाम है, आप सभी चलिए इसको आप कमेंट कीजिए कि इनकी जो जीवनी है, आत्मकथा जो है उसका क्या नाम है? आत्माराम पांडुरंग। दिस इज द पर्सन हु स्टार्टेड की इंस्पिरेशन पे जो है ये स्टार्ट किया गया था। ये पेन काम करना बंद हो गया। केशव चंद्र सेन जिन्होंने ब्रह्म समाज का सेकंड जनरेशन का नेतृत्व किया था, और बाद में इनकी वजह से जो है ब्रह्म समाज में जो है टुकड़े भी हो गए थे। केशव चंद्र सेन जो है, इनकी इंस्पिरेशन से प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह का जो एक्ट आया था, विडो रीमैरिज एक्ट, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1857 दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनके द्वारा किया गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट गिव्स फर्स्ट ब्रिटिश स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं एक ऑप्शन के अंदर, तो इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। तो किस अधिनियम में अंग्रेजों ने पहली भारत में शिक्षा पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा था? बता दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा 1813। इसमें फर्स्ट टाइम जो है 1 लाख जो है भारत में एजुकेशन पर खर्च करने की जो है प्रस्ताव रखा गया। हालांकि ऐसा कुछ खर्च नहीं किया गया था, ये भी ध्यान रखने की बात है। 1833 का एक्ट कुछ यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेटिक। ही वाज आल्सो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि उन्हीं को जो बना दिया गया था। 1853 का एक्ट हमने बता ही दिया है। इस एक्ट में इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है ओपन एग्जाम से जो है अलाउड कर दिया गया था, और सत्येंद्र नाथ सिन्हा जो है उसमें फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जो है, सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट पर्सन जिनके द्वारा जो है इसको किया गया। अब है 1773 एक्ट, इसको छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं इतना पीछे जाने की, क्योंकि ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा ऑप्शन। इल्बर्ट विल केम इन टाइम ऑफ होम।
किसके समय पर इल्बर्ट बिल आया था? आप सभी जानते हैं। लॉर्ड रिपन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट लिबरल वाइसरॉय, ठीक है। ये सबसे लिबरल वाइसरॉय था क्योंकि इन्होंने प्रेस को आज़ादी दी जो लिंटन ने लगाई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया गया था, ठीक है। और लिबरल थे। इन्होंने जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्टार्ट की। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है केवीएस में, पीआरटी में। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की स्टार्टिंग इन्होंने की थी। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो स्टार्टिंग की गई थी वो इनके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा सबसे पहले कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी, ठीक है। तो ये इनका एक कंट्रीब्यूशन है जो कि स्थानीय स्वशासन लागू करने में इन्होंने हेल्प की। लिबरल थे कि इल्बर्ट बिल के समय पे आया। द बिल, इन दिस बिल देयर वाज ए proposition that the white criminal people can be brought in the court of Indian judges। तो इंडियन जजेस की कोर्ट में जो उन पे मुकदमा चल सकता है वाइट पीपल पे। इसका बड़ा विरोध हुआ, ये वापस लेना पड़ा और इसी वजह से लॉर्ड रिपन जो है वो रिजाइन कर देते हैं। 1884 में ये बिल आया था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना होने वाली थी इस समय पे। कॉर्नवालिस का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। वेल्जली सहायक संधि इन्होंने शुरू की थी। लॉर्ड कर्जन कौन है? तो लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड एक ही बात है कि इन्होंने जो है कहा था कि द कांग्रेस इज टोटरिंग एट इज फॉल। ये कांग्रेस जो है वो बिखरने वाली है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसको टूटते हुए देखूं। ऐसी स्टेटमेंट जिस भी गवर्नर ने दी थी वो नेशनलिज्म की भावनाओं को बढ़ाने में बड़ी हेल्प की थी। और सी इज़ द सेम पर्सन जिन नेशनलिज्म की भावना बढ़ाई, क्योंकि इन्होंने ही जो है लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन कर दिया था, ठीक है, 1905 में, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट काम इन्होंने किए कि वहाँ पर वंदे मातरम मूवमेंट चला। कब चला वंदे मातरम मूवमेंट? 1905 में। और इस मूवमेंट का असली नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो ये कर्जन का एक बड़ा एक चैप्टर रोल है, इनको हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ा बहुत मुझे लगता है डिस्कस किया है। हुआ द लीडर इन बिहार ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857 वी हैव कवर्ड इट इन आवर यूट्यूब क्लासेस, ठीक है। हुआ द लीडर इन बिहार ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857, बिहार में किसने नेतृत्व किया था? चलिए एक एक ऑप्शन को देखें, पहले आंसर देखते हैं। कुंवर सिंह वाज द राइट आंसर, ठीक है। ये बुजुर्ग थे, काफ़ी एज थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे एक लीडर साबित हुए, बड़े अच्छे योद्धा थे जिन्होंने बिहार में जो विद्रोही हैं उनका नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह, ठीक है। आंसर हमें पता चल गया। हुई इज बख्त खान? बख्त खान वाज द सेनापति ऑफ बहादुर शाह जफर इन दिल्ली। तो ये सेनापति थे जफर के, बहादुर शाह जफर के, ठीक है। वैसे जफर जो है वो जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे। जफर नाम से वो पोएम्स लिखा करते थे, ठीक है। तो जफर जो है वो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, वो इच्छुक नहीं थे, लेकिन बख्त खान जो है वो इच्छुक था। तो वो जो है प्रेशराइज करता है उनको, इस वजह से जो है जफर को जो है लीडर घोषित किया जाता है। नाना साहिब वो कानपुर सीट से नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि ये पेशवा बाजीराव के जो है बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे, अडोप्टेड पर्सन पुत्र थे, इनकी जो है पेंशन वगैरह हटा के इनको पेशवा पूना से कानपुर भेज दिया गया था, ठीक है। इनका असली नाम क्या है? ये क्वेश्चन आप बताइए, मुझे जरूर आंसर कर दीजिए। तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है ये रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे, ठीक है। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1857 में। तो नाना साहब का असली नाम बता दीजिए, वो आप हमें कमेंट कर दीजिए। मुझे लगता है धोंडू पंत, कैसे लिखें? धोंडू पंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन इज हु वाज द मिलिट्री कमांडर फाइटिंग अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ जो है कौन सा मिलिट्री कमांडर जो है वो फाइट कर रहा था? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ने वाला ब्रिटिश कमांडर कौन था, बता दीजिए जल्दी से। उसको ह्यूज रोज था, ठीक है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई जो है वो बहुत ज़्यादा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो हरगोन के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, और चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बड़ी फेमस वो है जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पोएम लिखी गई है। तो ह्यूज रोज था, जिन्होंने कहा कि अकेला ही मर्द था और वो थी रानी लक्ष्मीबाई। तो इतना अच्छा टाइटल इन्होंने दिया। एक अंग्रेज कमांडर विद्रोही भी अगर इतना वीरता की वो बखान करता है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, ठीक है। मणिकर्णिका इनका नाम था। मनुबाई के रानी लक्ष्मी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का टाइटल इनके हस्बैंड ने इनको दिया था, गंगाधर राव ने, ठीक है। और ये अडोप्टेड सन होता है इनके पास, इसे लैप्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति की वजह से जो है लॉर्ड डलहौजी इनके राजा को हड़प लेता है। तो 1857 में ये फिर से जो है झांसी का नेतृत्व करती है। इसके अलावा ग्वालियर के किले को भी जो है अपने उसमें अधिकार में ले लेती है और तात्या टोपे इनकी हेल्प करते हैं, ठीक है।
सही आंसर हमें मालूम हो गया। ठीक है, इसको एंड करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइए। इसके अलावा जो है आपकी एक प्रॉब्लम हमें पता चली है कि आप जो हमने कोर्स शुरू किया हुआ है उस कोर्स में जो है आपको बाइलिंगुअल कंटेंट सही है, तो दैट प्रॉब्लम विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, हम उसको कंसिडर करेंगे और आपको जो है बाइलिंगुअल कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। जो क्लासेस डाली गई हैं वो बस डेमो क्लास के रूप में एक ट्रायल था। ठीक है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे कि शूट करके करें, कोई बात नहीं, हम आपको जो प्रॉब्लम जो सोल्व करेंगे और हर कंटेंट जो है वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, प्रॉब्लम बस ये हो जाती है कि जब बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं तो कभी कभी हिंदी ज़बान पे चढ़ जाती है और कभी कभी इंग्लिश, तो थोड़ा सा आप भी लचीला बनिए। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो लिखे होंगे, अगर नहीं बोले जाएंगे कोशिश करेंगे कि रिपीट जरूर किए जाएँ। तो इंग्लिश पे भी, इंग्लिश से ज़्यादा बचना नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में इंग्लिश भी आनी है, तो बेटर है कि आप इंग्लिश भी एक्सेप्ट करें। ठीक है, इंग्लिश जो है वो कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, आपके लिए जो है आपके करियर में आपको हेल्प कर सकती है। चलिए इसको अभी बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मोटिवेशन के लिए ज़रूर एक लाइन कहना चाहूँगा। ठीक है, मोटिवेशनल के लिए एक बात कहूँगा कि आपने काफ़ी वेट किया है। ठीक है, थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, वैकेंसीज आर कमिंग, और इतने अच्छे एफर्ट जो है शुरू किए गए हैं अंकित सर के द्वारा, उन्होंने कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो लाइन में कहूँगा कि सौभाग्य न हर दिन सोता है। ठीक है, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, कोशिश कीजिए, हर दिन सौभाग्य नहीं सोएगा, किसी दिन सौभाग्य, किसी न किसी दिन सौभाग्य जरूर जागेगा, देखिए आगे क्या होता है। इसके अलावा ये बहुत अच्छी पोएम है, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि काफ़ी दिन से आपकी किस्मत नहीं खुली है तो देखिए, कोशिश कीजिए, देखिए आगे कुछ हो सकता है, कोशिश तो कीजिए। इसके अलावा अपनी एनर्जी को जरूर बना के रखिए। एक लाइन और मैं कहना चाहूँगा आपको। ठीक है, ये एक सॉन्ग है और इस सॉन्ग की ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, और इसमें कहता है कि पंक्तियाँ जो हैं वो सॉन्ग की आपने शायद सुनी होगी, दंगल मूवी से है। तो उसमें कहता है कि धड़कने छाती में अगर छुप जाती है, अगर आपकी दिल की धड़कने छाती में, अगर मतलब आपका जोश जो वो दबा हुआ है, तो धड़कने छाती में अगर छुप जाती है, पीठ थपथपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। ठीक है, अपने आप को जगाइए। ठीक है, खुद जागोगे तभी सवेरा होगा। ठीक है, खुद मेहनत करोगे तभी कुछ बात बनेगी, और मेहनत ऐसी करिए कि खुद पे प्राउड हो जाए। ठीक है, आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं पेपर में बैठ के कि भाई मैं पढ़ लेता तो मैं कर लेता, क्योंकि यही पोटेंशियल आपके अंदर है जिसको आप पहचान तो गए हैं। अगर आपको किसी एग्ज़ाम को देने के बाद लगता है कि मैं अगर पढ़ लेता तो इसको तो मैं उड़ा देता, तो इसका मतलब आपने अपने पोटेंशियल को तो पहचान लिया है, बस आपने जो है अपने लिए सीरियस नहीं हुए। तो जल्दी से सीरियस हो जाइए। चलिए एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मेहनत कीजिए।